अहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। अहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिलो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे अहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कज़न थी जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजाजी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में अहान ने कहा, नहीं शगुन मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजाजी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजाजी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूरकर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो न यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने अहान को पुकारा, अरे सुनो अहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी अहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना।
कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी अहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। अहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर अहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए अहान मुस्कुरा कर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो न हो मगर आपको ज़रूर याद होगा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर अहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए अहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बका कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नज़र घूरकर उस सैडल की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना डियर आंटीजन सासुमा, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर अहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही अहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी से अहान टकरा गया, जिससे अहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो अहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नज़र नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नज़ारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस अहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी अहान की नज़र शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से। अहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं मेरे पापों की सज़ा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई है और उस गलती की सज़ा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्माती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। अहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या है?
क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो, शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। अहान ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब अहान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए अहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी अहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। अहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद अहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी अहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रयजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभाले। कहाँ है शनाया? अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने अहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में अहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर अहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज़ बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। अहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर अहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, अहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन अहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में अहान ने थोड़ा लखराती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था, उसका फोन। तभी यामिनी जी कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर अहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर अहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, एक अच्छे दामाद तो तुम बन न सके,
अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए अहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर अहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखी उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बैग के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए अहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह अहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को अहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? अहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि अहान ने उसे बचाया था मगर ये तो उल्टा अहान पर ही बरस ही रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है न कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर अहान ने कहा, शनाया आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब अहान वहां आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि अहान को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी।
उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त है और अगर उसने फ़ोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। शनाया के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शनाया तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शनाया? किसका फ़ोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। इसी मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा न कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फ़ोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, शनाया सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओह तो आप अपने आप को बड़ा तीसमारखा समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में आहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है और ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंडओवर कर दिया है। वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती हो। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूँगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नज़र शनाया को घूरकर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कज़न था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और शनाया अब म्युनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक गई। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूरकर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहां पहुंची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? आहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। आहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं, और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा,
जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहां पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो न, तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोल पड़ी, कामिनी जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी, प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कामिनी वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा, बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। शनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामिनी ने एक नज़र आहान की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना? इसी ने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया, ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, कामिनी तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, उफ शायद काम नहीं हुआ, सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और आनंद दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी? अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया, वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था, और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा, फिर शनाया रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य आहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओह लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। जल्द ही आहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया, बेटा शनाया तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चाहते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है।
फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। अहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। अहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज़ आई, शनाया ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने अहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं अहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फ़ोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नज़रों से शौर्य की तरफ देखा। शनाया अहान को खड़ी घूरे जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज़ रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे अहान ने ही रखा था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिरदर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की, दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलटकर देखा। शनाया ने कार वापस उसकी जगह लगाए और अहान के पास आकर बोली, क्यों न मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफ़ेद रंग का टॉप डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतज़ार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वे दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फ़ोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फ़ोन काटकर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत खराब हो गई क्योंकि एक वही तो थे उसकी ज़िंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था, उन्हें अहान बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता ICU में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, वो तुम्हारे पापा, उन्हें ICU में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है, फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी।
तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ, जैसा भी होगा मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काटकर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है, उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा जो अहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर की ये सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर अहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर अहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल अहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। अहान ने गुस्से में कहा, यह आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर अहान ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे न भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ़ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और अहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं, ये सब यही नहीं रुकने वाला, शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही अहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से अहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। अहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने अहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी, सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी, फिलहाल इसे आपको खाना होगा। अहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो अहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना अहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी।
ये सोचकर अहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर अहान ने टिफिन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, अहान जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा इसीलिए आपको कॉल किया, आप जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर अहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज साफ सुन पा रहा था, आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती, कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज अहान के कानों में साफ पड़ रही थी। अहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूं। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा मगर अहान वहां से जा चुका था। जैसे ही अहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से अहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा लिया। अहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े अहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक हुए इस हमले से अहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से अहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और अहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था कि अहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य व शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब अहान की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही अहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मेरे साथ? शनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर अहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन के फोन उठाते ही अहान ने कहा, शगुन ये क्या खेल चल रहा है, कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ, सच सच बताओ क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में शगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ अभी, आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान फोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूं। इस मैसेज को पढ़कर अहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना, वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में अहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर अहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वही खड़ी दिखी जिसे अहान लेकर मल्होत्रा के क्लब गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर अहान बाइक लेकर रोजवुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर अहान ने बाइक एक साइड लगाए और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में अहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। अहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वो गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है, इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। इस पर अहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इसी तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। कुछ ही देर में अहान से बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी।
तभी अहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। अहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर सर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो, पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पर अहान कार्तिक से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे सलीके से पेश आए। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी जरूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतज़ाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली अहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतजाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि अहान रायज़ादा से उसे अच्छा फायदा हो सकता है। लंच करते हुए ही अहान ने कहा, आपका रोजवुड स्प्रिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपेंशन हो पाए तो ये जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने झट से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायज़ादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होगी जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में अहान लंच करते हुए बोला, आप चाहें तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर कार्तिक कोहली खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो अहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए प्लीज़, आप इनकार मत करना। कार्तिक कोहली हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स अहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर अहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और शगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक की ही कंपनी में मैनेजर था, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब शगुन ने अहान को इतने महंगे गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं, जरूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर अहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से अहान को देखकर बोली, ये सब क्या है, इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी। जवाब में अहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर अहान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और कुछ ही देर में वे दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ से उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही अहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? शनाया ने चौंकते हुए पूछा। अहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। शनाया ने घूरते हुए एक नज़र अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटो थे जिसमें अहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट थे। तभी अहान का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं, हम सब तुम्हारे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर रेडी है, शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो, आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। शनाया उसे अभी भी अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अहान ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में वे दोनों घर पर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और शगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था और सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही शनाया और अहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, अहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना, अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में अहान ने कहा, ये सब झूठ है, तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा,
अपनी बकवास बंद करो, इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से वो सभी फोटो देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नज़र शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, शनाया ये झूठ है, ये हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है, मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। इस पर शगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो सच क्या है तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है, और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी ठीक से बना भी नहीं है। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार शनाया ने अहान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने शनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है शनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो, मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर शनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। शनाया अब हाथ में पेन लेकर डिवोर्स पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, अहान के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी शगुन ने शनाया की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो शनाया, जल्दी से पेपर साइन करो और आज़ाद हो जाओ इस इंसान के बंधनों से। आखिर कब तक इसकी जलालत खुद पर सहती रहोगी। यामिनी जी भी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब शनाया डिवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे अहान के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अहान तुम्हें धोखा दे रहा है? इस पर शनाया डिवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को शौर्य के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर शगुन और शौर्य की हालत खराब हो गई और फिर यामिनी चीखते हुए बोली, शनाया पागल हो गई हो क्या? जवाब में शनाया भी चीख पड़ी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और अहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ये मैंने देख लिया और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपको भी इनकी बातों पर विश्वास है। शनाया के अचानक इस बर्ताव से यामिनी जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में शनाया अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए बोली, देव मल्होत्रा मुझसे माफ़ी मांगने आया था और उसी ने मुझे बताया कि शगुन और शौर्य ने अहान को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी इनका बखूबी साथ दिया। अहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उनकी अश्लील फोटो खींची गई और अब उसी के बेस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही शौर्य और शगुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी शगुन ने कहा, मगर मल्होत्रा कौन है? किसी ने तुम्हें झूठी खबर बताई है शनाया। शनाया आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शगुन अपने गाल पर हैरानी से हाथ रखे शनाया की तरफ देखने लगी। फिर शनाया रोते हुए बोली, मल्होत्रा ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और ये फोटो देखने के बाद भी अहान ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग अहान के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने ये भी देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए अहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर अहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि अहान के साथ कितना गलत हो रहा था। अहान शनाया के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए शनाया। तभी शनाया शगुन और शौर्य को घूरते हुए बोली, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूं, चले जाओ यहाँ से और भूलकर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। शगुन और शौर्य चुपचाप वहां से सर झुकाए चले गए। यामिनी जी ने एक नज़र अहान और शनाया को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम शगुन और शौर्य ने किया है, खैर अब मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वे भी निकल गई। शनाया ने एक नज़र अहान की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप पर। शनाया की बात सुनकर अहान को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह शनाया के लिए फिर से चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर शनाया अहान के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो शन्या के दादाजी आनंद गिल वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी आनंद गिल ने कहा, रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है।
बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहें, और जो कोई भी इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर में इंजीनियर्स की टीम है, वे अभी हॉस्पिटल में हैं और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देना चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें ले ली गई हैं, अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास रह क्या जाएगा। जवाब में शगुन ने कहा, शौर्य सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में है तो कायदे से वो टीम शौर्य के हवाले कर देना चाहिए। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। शनाया कुछ नहीं कर सकी, वो काफी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब शौर्य को दे दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। आनंद गिल ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। वो यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ गई तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही शौर्य ने कहा, सर मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता। तभी हर्ष की कड़क आवाज गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फोन पर प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? तभी शौर्य ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फ़ोन किया था। कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर हर्ष की आवाज़ आई, अच्छा किसी भी कीमत पर? भिखारी की औलाद, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। ठीक है, तू कल आ जाना, मेरे ऑफिस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में न मिलाई तो कहना, कल के बाद तू कभी फ़ोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद हर्ष ने फ़ोन रख दिया। शौर्य एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे। ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, ये हर्ष मेहरा तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे खड़ी शगुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसने शौर्य के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई, शनाया है न कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आनंद गिल के केबिन में पहुंचा जहां शनाया पहले से बैठी हुई थी। आनंद गिल ने पूछा, क्या बात है शौर्य? जवाब में शौर्य ने कहा, दादाजी मैं कह रहा था कि शनाया हमारे कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, और इसने पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। आनंद गिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब में शौर्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए शनाया ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से शनाया को ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शौर्य, तुम जाओ, इस डील को शनाया ही क्रैक करेगी। शौर्य अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहां से चला गया। बाहर खड़ी शगुन को देखते ही वो बोला, अब आएगा मजा, शनाया के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर शगुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। शौर्य ने शनाया को नीचे उतारते हुए कहा, शनाया अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। शनाया ने एक नज़र उसे देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सभी की फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी सामने से हर्ष मेहरा आता हुआ दिखा। वहां पहुंचकर उसने एक नज़र सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है? जवाब में शनाया ने कहा, जी मैं हूँ शनाया गिल, मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हर्ष मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे।
सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी और हर्ष के बगल लगी चेयर पर जाकर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, ये गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के ही आदमी ने मुझे फ़ोन किया और अब ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते वक्त हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग शनाया की तरफ देखकर